नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जय इंडिया जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं प्रशासकीय अधिकारियों की। जो प्रशासकीय अधिकारी, ये जब इनकी नियुक्ति होती है तो इन्हें समरी पावर दिया जाता है। समरी पावर का मतलब एक विशेष अधिकार जो प्रदान किया जाता है, जिससे इनके कार्यालय में यदि कोई भी धोखाधड़ी या गलत चीज़ें हो रही तो उसके बाद एक्शन लेने की। लेकिन मैंने ये देखा ईयर ऑफ 2000 से कि ये अधिकारी गलत चीज़ों पे आक्षेप लेने से डरते हैं। सरकार को इस विषय में कठोर कदम उठाना चाहिए। जहां सरकार की संपत्ति का नुकसान हो रहा है, जहां सरकार की संपत्ति का नुकसान हो रहा है और ये अधिकारी कहते नहीं नहीं मेरे अधिकार में नहीं है। भाई, हर अधिकारी को समरी पावर है। आप अगर वहां पे अधिकारी को लिए थोड़ा सा ऊंची आवाज में बात करेंगे तो बोलेंगे देखो बोर्ड पे लिखा है, आप तू मैं करूँगा, हम आपके खिलाफ आप FIR करेंगे। लेकिन अगर गलत चीज़ें हुई है डिपार्टमेंट में, उसको सुधारना किसका काम है? यार, मुझे समझ में नहीं आता है। ये अधिकारी ने हम लोगों को उनके काम के लिए हमें मजदूर बना दिया है कि मतलब वो गलतियां करे और हम केस फाइल करें, लड़े, पैसे बर्बाद करें। सरकार को इस चीज़ पर सोचना चाहिए। यदि ऐसी चीज़ें हैं तो सरकार को एक नियम भी निकालना चाहिए। यदि सरकारी अधिकारी ये काम नहीं करते और जो कोई भी व्यक्ति सरकार की संपत्ति की रक्षा करता है और जितनी की संपत्ति है उसका 10% उस व्यक्ति को दिया जाए और उसके जो भी खर्चे हुए वो खर्चा प्रोवाइड किया जाए, ये नियम भी निकालना चाहिए। हद तो तब होती है कि जब सब कुछ जानने के बाद भी कहते कि भाई मेरे पास ये एक अधिकार नहीं, मैं तो भाई खाली इतना ही काम करूंगा। अभी ये चीज़ समझ में नहीं आती है। एक अधिकारी ने गलत काम किया है तो गलत काम किया है तो भैया उसके लिए कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन ये नहीं करते। सेम प्रॉब्लम मेरे साथ हो रही है। 2016 से एक विषय में लड़ते लड़ते अब थोड़ा सा करीबी मामला पहुंच रहा है। मैटर है भालचंद्र ठाकरे, जो तत्कालीन सचिव थे। उनके कार्यकाल में 2014 में बहुत सारे सप्लीमेंट्री एनेक्सल 2 बने, पुरवणी परिशिष्ट 2 का निर्माण किया। जबकि अगर रूल के हिसाब से देखा जाए तो अपीलेट अथॉरिटी को परिशिष्ट 2 बनाने का अधिकार ही नहीं है। वो फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी है, सत्य की पड़ताल नहीं करना, और वो चीज़ को कंप्लेंट अथॉरिटी को गाइडेंस करना है, उनको सजेशन देना है कि भैया इनके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करके इनका जो भी है पात्रता डिसाइड करें अकॉर्डिंग टू रूल। लेकिन 2014 में भालचंद्र ठाकरे साहब ने अब हजारों की तादाद में या लाखों की तादाद में पात्रताएं की गई, जिसकी पात्रता के विषय में शायद मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले मैंने कंप्लेंट फाइल किया कि भाई गलत पात्रताएं हुई है, जहां पे एक व्यक्ति को दोहरा लाभ दिया गया है। एक व्यक्ति जो स्कीम का मेंबर नहीं है उसकी भी पात्रता की गई है। उस चीज़ के विषय में मेरी लड़ाई चली। मैं स्लम डे में बैठा, जो आज के टाइम पे जनता दरबार नाम कर दिया गया है, उस समय स्लम डे कहा जाता था। उस स्लम डे में बैठने के बाद मुझे ऑर्डर दिया गया कि भैया आप HPC जाइए, इस ऑर्डर के खिलाफ आप HPC में फाइल कीजिए। जबकि मैटर साफ था, मैटर एकदम कांच की तरह पारदर्शी साफ है। अब जो भी व्यक्ति सेक्रेटरी SRA की यहाँ पे पात्रता हुई है वो समझ लीजिए कि वो जाके अपना क्रॉस चेक करवा ले, अदरवाइज वो मैटर को
आपको उस चीज़ पे आपकी रूम को अलॉटमेंट नहीं होगा। ये अभी भी मैं समझा रहा हूँ, मैं 4 सालों से मेरे प्रोजेक्ट में समझा रहा था। आज वो 30-31 जन कहते ठाकुर ने मुझे अपात्र कर दिया, हमें अपात्र कर दिया। भाई मैंने अपात्र नहीं किया। 2018 में सीईओ ने ऑर्डर निकाला है कि भालचंद्र ठाकरे ने, तत्कालीन सचिव भालचंद्र ठाकरे ने जो भी पात्रताएं दिखी है की गई है उसमें संदिग्धताएं दिखाई दे रही है और इन्होंने अपने पद का नाजायज फायदा उठाया है। इसके लिए ये सब, वो चाहे ओरिजिनल हो या जेरोक्स हो, इसकी कोई मान्यता नहीं है जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसका पुनर्पड़तालनी नहीं होती है तब तक। सीधा सा जवाब ऑर्डर है। तो दोस्तों 2016 में मैंने हाई पावर में अपील भी फाइल किया, लेकिन 2016 का कार्यकाल 2017 तक मेरे लिए बहुत कठिन था, जहाँ पे हमारे बीच में हमारे लोगों को 38 की नोटिसेज, वो 38 की नोटिसेज में मैं ही अपीयर हुआ था, मैं ही लड़ रहा था। तकरीबन 2 बार नोटिस आई थी, पहली बार कुछ 26-27 लोगों की, दूसरी बार कुछ 27-28 लोगों की। दोनों बार मैंने ही फाइल किया, मैंने ही वहाँ पे एडिशनल कलेक्टर तक उनकी लड़ाई लड़ा हूँ, जिसके अंदर मेरा समय चला गया और मैं उस अपील से थोड़ा सा परे होके इस विषय में चल रहा था। उसके बाद घर टूटा। घर टूटने के बाद आपको पता ही है कि इंसान कहाँ खो जाता है, क्योंकि घर टूटने के बाद आपको घर का ट्रांसफ़र, उस चीज़ को सेटल करना, उसके अंदर ही आपके 6 महीने साल भर गुजर जाते हैं। ये ना तो डिपार्टमेंट को पता है और ना ही ये बिल्डर समझते हैं कि उस समय कितनी तकलीफ़ होती है। अब हमारे यहाँ पे मैटर ये था कि हमारे जो डेवलपर थे वो कहते थे घर तोड़ो फिर उसके 1 महीने बाद चेक देंगे। हमने उसकी फाइट किया, नहीं, पहले हमें भाड़े चाहिए, 1 हफ्ते बाद हम घर तोड़ेंगे, सरेंडर करेंगे, तोड़ेंगे नहीं सरेंडर करेंगे। उस चीज़ पे मान्यता हुई। भाड़े कम थे, भाड़े बढ़ा के लिए 12,000 भाड़ा दे रहा था, 15,000 भाड़ा करवाया। रेसिडेंशियल कॉमर्शियल 25,000 2017 में। अब जिस व्यक्ति का घर टूटता है उसे मालूम पड़ता है कि उसके ऊपर क्या बीत रही है, क्योंकि हमने जो भी हमारे संसार को सजा के रखा है वो तितर बितर हो जाता है। फिर उसको एक तरफ लाना को व्यवस्थित रखने में सालों गुजर जाते हैं। ये बात अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो कमेंट में मुझे बताइए कि मैं गलत बोल रहा हूँ। दोस्तों मेरे पास इतनी फाइलें थी, इतनी बुक्स थी, एक भी नहीं मिल रही। आज उसकी हालत कबाड़ हो चुकी है। रद्दी में कितनी तो मैंने कचरे के कूड़े में गोनी का गोनी भर के फेंक दिया। आज मुझे पता है कि उस पेपर के लिए मैंने कितनी तपस्या की थी और कितने पैसे, नाजायज पैसे उसमें डाले थे। लेकिन आज ये बिल्डर और ये सरकार की तानाशाही की वजह से वो मेरी अथाह संपत्ति चली गई। जो मेरे एरिया का पूरा डॉक्यूमेंट था, मालिकाना से लेके हर चीज़ का उसमें जवाब था। आज मेरा कितना नुकसान हुआ है मुझे पता है, न अधिकारी को पता है न बिल्डर को। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि भाई जब धीरे धीरे जब मैटर चला तो 18 में मैं पात्रता मेरी 16 में हुई, 38 भी था, 38 भी थी, मैं सोसाइटी के पीछे पड़ा। सोसाइटी की लड़ाई 17 में मेरी सोसाइटी भंग करवाया और 17 में मेरे घर टूटे थे। फिर 18-19 के बाद मैंने फिर इस चीज़ को फॉलोअप करना चालू किया। जब मैंने फॉलोअप करना चालू किया तो मुझे अंदर से पता चला कि भाई ये जो आप लड़ रहे हैं तो ऑलरेडी ऑर्डर हो चुका है। मैंने तुरंत आरटीआई डाल के ऑर्डर की कॉपी निकाला। ऑर्डर मैंने पढ़ा, मैंने बोला भाई ये तो क्लियर हो चुका है, अब इसका टेंशन क्या। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि हमारी सोसाइटी में चेयरमैन, सेक्रेटरी और एक मेंबर, प्रबंधक समिति का मेंबर जो कि भाजपा के वार्ड अध्यक्ष हैं, वो कुंडली मार के बैठे थे। कब से? 2015 से। जबकि अपात्र लोग
अब हमने सोसाइटी का मैटर चलाया। सोसाइटी के मैटर में जब ये मामला संगीन आया तो संध्या बावनकुले ने मैटर को घुमा दिया, घुमा के लेके आ गए 77A और 77I में कि भैया इलेक्शन का मैटर है। और उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया कि भैया इलेक्शन लीजिए, और वहाँ पे प्रशासक नियुक्त किया 1 साल के लिए सुनील शिंदे जी को, जो कि सुनील शिंदे जी तो मेरे ख्याल से हमारे एरिया में मुश्किल से 10 लोग 5 लोग पहचानते होंगे, उन्हें कोई नहीं पहचानता, आज तक कभी एरिया में आए ही नहीं, कोई सोसाइटी के लिए काम नहीं किए, कोई काम नहीं किए, ना कोई मीटिंग साल भर में हुई है, ना कुछ हुआ है, एक AGM नहीं लिया है, सिर्फ बिल्डर के लिए काम कर रहे हैं। अब ये हुआ, अब उसके बाद हमने फिर कंप्लेंट फाइल किया, बोला भैया यार ये मुझे बताइए, यहाँ पे सेक्रेटरी अपात्र हो गए जो 8 साल से हमारे सीने पे मूंग दल रहे थे, हमारी पूरी प्रोजेक्ट की सत्यानाश कर दिए, किसी भी व्यक्ति का अधिकार उसको नहीं मिला है, भाड़े बाकी है, तो आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? तब ये मैटर जब सर पे बैठा तो संध्या में बावनकुले मैडम ने 78 की कार्रवाई चालू की, 78A में। अब 78 की ये कार्रवाई मैंने पहले हियरिंग में बोल दिया, मैडम मैटर पूरा क्लियर है। जब 77 के मैटर में क्लियरेंस वहाँ से आ चुका है कि भैया आदमी अपात्र है, तो आपने 77 का ऑर्डर कैसे पास किया? तो अब 78 हुआ है, 78A में क्लियर हो चुका है कि भाई ये सेक्रेटरी अपात्र है। चेयरमैन ने वहाँ पे मैनिपुलेट करके अपनी पात्रता डिसाइड कर लिया, कहाँ पे? डिप्टी कलेक्टर SRA के पास, कि भैया अरे सेक्रेटरी का तो ऑलरेडी कैंसिल है, कैसे मानेंगे आप? बोले नहीं उन्होंने लिख के दिया। अरे भैया CO साहब ने जो लिख के दिया वो नहीं मान रहे हो, तहसीलदार मान रहे हो? वाह, ये कितना बड़ा बवाल बंडा है कि भैया अधिकारी तहसीलदार की बात मान रहे हो, लेकिन CO साहब की नहीं। CO साहब ने ऑर्डर निकाला है, इन्होंने लिख के दे दिया, हमारे पास फाइल है। अरे भैया फाइल तो CO साहब ने रद्द कर दिया है, तो कैसे आप कर सकते हो? अब मैटर निकला, अब मैटर निकला उन बिटवीन में हमारे यहाँ पे डेवलपर्स में आपसी कुछ इंटर सेटलमेंट किए, वहाँ पे खुद हट गए, दूसरे लोग को लाके बोलते भैया हमारे पार्टनर है, जिसकी भी मैंने कंप्लेंट फाइल किया कि भैया डायरेक्टरशिप चेंज होगी, 5% जमा कीजिए रूल के हिसाब से। वो भी आज तक अधिकारियों ने नहीं लिया है, वो भी अधिकारियों ने नहीं लिया अब तक, क्योंकि बिल्डर का पैसा जाएगा तो अधिकारियों को तकलीफ होती है, क्योंकि अगर बिल्डर प्रशासन के पास पैसे देंगे तो अधिकारियों को गांधी जी कहाँ से मिलेगी? तो भाई नहीं, बिल्डर के ऊपर कोई कार्रवाई, हाँ एक झोपड़ी धारक है तो कार्रवाई होगी, वो भी झोपड़ी धारक कौन? जो बिल्डर के अगेंस्ट में है, वो बिल्डर का चेता है तो नहीं 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 भाई अपना बंदा है। तो दोस्तों ये चीज़ें हो रही है। अब उस मुद्दे पे लेके जब मैटर निकला तो यहाँ पे जो नया डेवलपर आया उसने मुद्दे को उठा लिया, भैया ये तो गलत है, ये तो अपात्र लोग है, भाई इनको नहीं दो। तो अलॉटमेंट में अब इनको सबका वेरिफिकेशन में भेजा गया। वेरिफिकेशन में मैंने गया, तहसीलदार 2 को मिला मैं, पहले दिन उन्होंने देखा, बोले अरे यार तो बोगस डॉक्यूमेंट है। अभी आज फिर मुलाकात हुई, बोले नहीं नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैंने बोला सर क्यों नहीं कर सकता, ऑर्डर हो चुका है 2018 में, अब CO साहब के ऑर्डर को भी इग्नोर करेंगे आप? बोले नहीं मैं 3 जन का सिर्फ भेजूंगा। बोले ठीक है चलिए 3 जन का भेजिए, लेकिन आपने इनके पहले इसके पहले कैसे आपने दे दिया यहाँ पे कि भैया पात्र हैं? अब ये बताइए, ये बताइए, जबकि इस मैटर में ऑलरेडी मैंने 35 में केस फाइल किया और आप पार्टी यहाँ पे, आपको देने का अधिकार ही नहीं होता है, आप कैसे लिख के दे रहे पात्र करके? आपने ही लेटर भेजा ना नीचे कि भैया इनका कंप्लेंट है, इसके ऊपर पात्र आपको निश्चित करना, आप देखिए। अब उन्होंने मुझे बोला 35 में दाजी चाहिए, तो आप कैसे लिख के दे रहे हैं? तो वहाँ पे तो उनकी नानी मैं याद दिलाऊंगा, वो तो नानी याद दिलाऊंगा मैं। मैटर जब आगे जाएगा ना तो इनको बताऊंगा कि तुम्हारे यहाँ पे तुमको पार्टी बनाया हूँ मैं, तुम कोर्ट में नहीं आ रहे हो और यहाँ से तुम अपना क्लियरेंस कर रहे हो। वाह, मतलब कोर्ट का अपमान कौन कर रहा है? डिपार्टमेंट का अधिकारी। भाई 35 में वहाँ पे को जुडिशियल पावर दिया गया है एडिशनल कलेक्टर को एज अ अपीलेट अथॉरिटी, वो कोर्ट है, ट्रिब्यूनल बोलते हैं उसे, वहाँ पे अधिकारी जा ही नहीं रहे और यहाँ पे अपने मन से काम कर रहे हैं। ये उनके लिए बहुत टेढ़ी खीर होगी। अब उसके अंदर तो भाई उनकी मैं नानी याद दिलाऊंगा ही कि क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। समय लगता है, मुझे भी झुकना पड़ता है, भैया आई एम द इनोसेंट पर्सन, मैं आम आदमी हूँ, मेरी भी कोई सुनवाई नहीं होती है।
आप समझेंगे यार ठाकुर जी बैठ के लेक्चर्स देते हैं और डिपार्टमेंट की सुनवाई नहीं, वैसा हो ही नहीं सकता है। भाई हकीकत में नहीं सुनते। जिस अधिकारी ने गलत काम किया वो कभी नहीं सुनेगा, तो जो अधिकारी का उससे लेना देना नहीं वो आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन जब उसके बाद भी गांधी जी पहुंच गई तो आपको दरकिनार करेगा। ये फंडे हैं इनके। तो ये सब चीज़ें चलती आई। अब देखिए, अब वहाँ से ये लेटर भेज रहे नीचे, बस मैं इंतजार कर रहा हूँ वो लेटर नीचे भेजे। मेरा काम हो गया क्लियर, बस उतना ही चाहिए था मुझे। अब वो खाली नीचे भेजे कि भैया इनका जो भी है क्लियर यहाँ से कैंसिल हो चुका है, आप इनकी पात्रता निश्चित करें। बस वही चीज़ मुझे चाहिए। उसके बाद मैं बताऊंगा कि मैंने उसका क्या किया। पहले लेटर तो आने दीजिए, कि अभी मैं बता दूंगा, हो सकता है अधिकारी मेरी वीडियोस देख ले और फिर लेटर ही नहीं निकाले, तो बेचारे उन मासूम इनोसेंट जो झोपड़ीदार है उनके साथ अन्याय हो जाएगा, क्योंकि उनकी पात्रता भी निश्चित कराना जरूरी है जो एक्चुअल सही है। तो दोस्तों ये एक मैटर हो गया। अब बताइए, मैंने उनको कहा कि सर ये सरकार की तरफ से मैं लड़ रहा हूँ, गलतियाँ आपका डिपार्टमेंट कर रहा है तो पैसे मैं खर्चे करूँ, ये कहाँ का न्याय है? मुझे बताइए ना, ये कहाँ का न्याय है? तो उसको सुधारने का काम आपके पास है ना, पावर, तो करिए ना। नहीं 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 मैं नहीं करूँगा। अरे भैया कन्नी काट रहे हैं आप, अपनी ड्यूटी से कन्नी काट रहे हैं। आप लेटर तो निकालिए, फिर मैं आपको बताता हूँ ना क्या करना है, कैसे करना है। फिर मैं आपको लेता हूँ आरटीआई के तौर पे लेके चलता हूँ एसएससी में। तो भाई ये आपको ड्यूटी खाई 3 जनों की थी। आप बताइए, नीचे से 3 जन का मांगा है, तो भैया सर नीचे से 3 जन का मांगा है तो सीओ सारे ने तो आपको सबकी फाइल भेजने को कहा था, तो इतने सालों में आपने क्यों नहीं भेजा? क्या आपका डिपार्टमेंट ने उन लोगों को के साथ अन्याय नहीं किया जो इसमें एक्चुअल लोग थे, जो पुराने थे, जो आज अपात्र हो गए? बिल्डर आज फायदा उठाएगा कि भैया अपात्र है मैं भाड़ा नहीं दूंगा। वाह, ये अधिकारियों का न्याय है इस झोपड़ी धारकों के साथ। तो दोस्तों एक मैटर ये है जिसके बारे में मैं बात बता रहा हूँ, जो मेरी आप बीती आपको पसंद आए तो इसको समझिए, क्योंकि हो सकता है आज मेरे साथ हो रहा है तो कल आपके साथ होगा। लेकिन जिस तरह से हम बातचीत करते हैं, जिस तरह से हम उस चीज़ को अपना डिफेंस करते हैं, वो चीज़ आपको इसलिए बताए ताकि आप भी उस चीज़ सीखिए, ताकि अधिकारी के सामने आप कैसे बात करना है। क्योंकि अधिकारी जब भी करेंगे, आप डिफेंस बराबर करो तो गलतियाँ जरूर करेंगे। अब दूसरा मुद्दा है दोस्तों, बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम्स क्या है कि ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, उनके नाम पे घर है, या किसी की मम्मी हैं सीनियर हो गई हैं। अब उसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स फ्रीज हो गए, अकाउंट्स फ्रीज हो गए। अब बिल्डर बहाना क्या लेता है कि भाई नहीं 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 नहीं, आपको उनके नाम का अकाउंट रहेगा तो ही भाड़ा दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। अब ये प्रॉब्लम चल रहे हैं। ऐसे भी मैटर्स मेरे पास आए। मैंने बोला भाई देखिए, मैं पहले तहकीकात करूँगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी नई आती है जिसके बारे में मैं कभी भी सजेशन नहीं देता। मैं उनको बोलता हूँ मुझे समय दीजिए, मैं अधिकारियों से बात करूँगा फिर बताऊँगा। उसके लिए नायब तहसीलदार से भी बातचीत हुई कि सर उसके अंदर क्या ऐसा कर सकते हैं। एक तो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, तो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तो तब बनेगा जब आदमी एक्सपायर हो जाता है उसके बाद। अगर वो विल भी करते तो विल लागू होगी एक्सपायर होने के बाद। गिफ्ट डीड भी अगर आता है तो एक्सपायर होने के बाद। तो सर रास्ते क्या? तो उन्होंने कहा सर इसके अंदर ट्रांसफ़र का तो कोई रास्ता है नहीं, वो जो भी होगा आफ्टर एक्सपायरी। आप नीचे एआर डिपार्टमेंट में थोड़ा सा पता कर लीजिए। मैं ठीक है समझ आता हूँ। मैं नीचे आया, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं महेश नलावड़े साहब, बहुत अच्छा रिस्पेक्ट देते हैं और मुझे भी उनका व्यवहार बहुत अच्छा लगता है। वो हकीकत में मेरे अच्छे दोस्त हैं। तो उनको पूछा सर ऐसा सा मैटर है। बोलते यार देखिए रास्ते तो नहीं, लेकिन आप एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैडम क्या पे 153 में आप अपील फाइल कीजिए, एप्लीकेशन फाइल कीजिए। वहाँ पे जब हियरिंग लगेगी तो उनको लाइए और रिक्वेस्ट कीजिए कि भाई मैं लिख के देती हूँ, ये अकाउंट में मेरे पैसे ट्रांसफ़र कीजिए, मेरा अकाउंट नहीं है तो क्या मुझे भाड़े नहीं मिलेंगे? तो आप रिक्वेस्ट कीजिए, मैडम अगर मान गई तो अकाउंट में भाड़े मिलेंगी। दोस्तों मैं उससे भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ, उससे भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ मैं। फिर मेरे एक दोस्त है बैंक में हैं, बड़ी पोस्ट पे हैं, तो मैंने उनसे बात किया। बोले भाई यार ऐसी ऐसी बात है, क्या कर सकते हैं? बोले यार प्रदीप जी अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आधार कार्ड से कोई लेना देना नहीं है, आपका आधार कार्ड दो ही मत।
आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ना, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके वोटिंग कार्ड्स होंगे। मैं बोला ऑलरेडी वो पात्र, मतलब पात्र है तो सीधी सी बात, उनके डॉक्यूमेंट 2000 के पहले के सब हैं। तो आप वो डॉक्यूमेंट, आपका वोटिंग का ID कार्ड, पैन कार्ड, ये 2 चीज़ लगाइए, राशन कार्ड लगाइए, आपका अकाउंट खोलिए, जॉइंट अकाउंट खोल दीजिए आप, आपके जो भी लीगल हायर है उनके साथ। जो भी लीगल हायर आप मानती है भैया ये लीगल हायर इनके अकाउंट में भाड़े आएंगे, तो जॉइंट अकाउंट कर लीजिए, तो भाड़े उनके अकाउंट में आएंगे। एक अच्छा रास्ता मुझे यही लगा, जो शॉर्ट एंड स्वीट में हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑलरेडी कह दिया है कि आधार कार्ड कंपलसरी नहीं है, हर जगह कंपलसरी नहीं है। अब देखिए आधार कार्ड बैंकों में क्यों लगता है, क्योंकि देखिए इस चीज़ जानकारी ऐसा नहीं है कि सब मेरे दिमाग में, मुझे भी लोगों से मैं जानकारी नहीं लेता हूँ, मुझे सीखने का बहुत शौक है। तो मैंने ये भी पूछा तो बोले देखो आधार कार्ड जिससे गवर्नमेंट की कुछ सब्सिडीज आती है, सब्सिडीज आती है, तो उसके लिए आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। अभी जैसे सरकार ने एक लाडली बहन योजना निकाली, तो उसके लिए आपको लगेगा, जैसे विधवा पेंशन है, तो इन चीज़ों के लिए आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है कि वो आधार कार्ड में व्यक्ति वही है या नहीं। और बाकी अकाउंट खोलने के लिए आपको अब आधार कार्ड की कोई जरूरत नहीं है, आप अपना ID दे दीजिए, पैन कार्ड दीजिए, आपका आराम से अकाउंट खुल जाएगा। अब मैं ये भी कहता हूँ नेशनलाइज बैंक में क्यों खोल रहे हैं आप, कोऑपरेटिव में खोल दीजिए। अब तो हर कोऑपरेटिव में भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का सिस्टम आ चुका है, तो प्रॉब्लम क्या, तो वो काम करिए। हमारी सब्सक्राइबर है बहुत परेशान है, आज भी मुझे उन्होंने फ़ोन किया था, मैंने उनको मैसेज भी किया था। मैं किसी भी सब्सक्राइबर का जल्दी नाम नहीं लेता हूँ, क्योंकि क्या होता है कभी कभी कुछ इश्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर को कोई नहीं जाने, सिर्फ मैं जानूँ, और जिसके विषय में बोल रहा हूँ सिर्फ वही जाने। थर्ड पर्सन को नहीं बात में पड़े कि मैं किसके विषय में बोल रहा हूँ। इसके लिए मैंने उस चीज़ को बंद कर दिया, नाम लेना ही बंद कर दिया, एरिया बंद कर दिया, तो वो चीज़ें वो समझ जाएंगी या समझ जाएंगे कि किसके विषय में बात चल रही। तो मैं उनसे भी मैंने सुबह मैसेज दिया था कि आप एनेक्सल 2 की सर्टिफाइड कॉपी निकाल लीजिए। उन्होंने पूछा कहाँ मिलेगी, मैंने बताया जो सक्षम प्राधिकारी है उनके यहाँ से निकाल के रखिए, आप सर्टिफाइड कॉपी निकाल के रखिए। अब उनके लिए यही रास्ता है, ये जो वीडियोस में बता रहा हूँ आप एक ट्राई कीजिए, कोई भी कोऑपरेटिव बैंक में या नेशनलाइज बैंक में। अब आधार कार्ड की आपको जरूरत नहीं है, आप जॉइंट अकाउंट में आपकी जो भी दादी है उनका नाम डाल के आप जॉइंट अकाउंट खोल लीजिए, और जॉइंट अकाउंट खोलने के बाद आप बिल्डर को दीजिए कि भैया अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करो, उनके जो भी 2 साल के भाड़े बाकी 3 साल के नहीं होते हैं तो हम 153 के अंदर में एप्लीकेशन फाइल करवाएंगे अपनी। तो दोस्तों ये जो चीज़ें हैं सबके लिए लागू होती है, इससे बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम्स है कि जिनके सिटीजनशिप ज़्यादा ओवर सीनियर हो गए हैं, तो बहुत सारे बैंक क्या होते हैं KYC की वजह से जो बैंक है वो फ्रीज कर देते हैं। तो या तो अगर वो बैंक फ्रीज है तो आपके KYC में आपका आधार कार्ड छोड़ के बाकी डॉक्यूमेंट देखिए आप चालू करवा दीजिए, का मैटर ख़त्म हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। तो दोस्तों बने रहिए जागो इंडिया जागो के साथ में। वीडियोस कैसी लगी कमेंट कीजिएगा। आजकल आप लोगों के कमेंट इतने कम आ रहे हैं कि मैं वीडियो क्या बनाऊँ मुझे सोचना पड़ रहा है, क्योंकि आपके कमेंट आएंगे तो मुझे भी अच्छा लगता है कि वीडियोस क्या बनाना है, क्योंकि आपकी तकलीफ़ें जो होती है वो मुझे रिमाइंड करती है भाई ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ें, तो इसके ऊपर वीडियो, इसका सल्यूशन क्या। तो मुझे थोड़ा सा आप भी मुझे सपोर्ट कीजिए, आप सपोर्ट कीजिए, आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हम करेंगे, और जो भी आपके जो मैसेजेस आते हैं उसमें जो नॉर्मल से तो मैं जवाब दे देता हूँ, जो बड़े होते हैं उसके लिए भी मैं वीडियोस बनाता हूँ मैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और विषय में। सेफ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।